ये कहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल m से लेके कैपिटल M है। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, कैपिटल M है। आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया a से b तक, तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेट कर दो a से b तक, इधर भी इंटीग्रेट कर दो a से b तक। तो एफ एक्स डी एक्स a से b लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए होगा और ग्रेटर होगा M b माइनस ए से। एक तो ये बात हो गई कि अगर आपको एफ एक्स लिखा हुआ है स्मॉल m से कैपिटल M, तो ऐसे आप वर्क कर सकते हो। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या जैसे मान लो कि अगर आपको पता चल रहा है कि a से b में ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और a पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे a से b तक, तो हमको ये एरिया मिलेगा और वो एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा और ये बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा। ये आप अप्लाई कर सकते हो। या आप ये कह सकते हो, अगर आपको लगता है कि एफ एक्स का कर्व दो कर्व के बीच में है, मान लो ये एफ एक्स का कर्व है, ये जी एक्स और एच एक्स के बीच में है, तो जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, तो ये वाला एरिया मिलेगा और जी एक्स को इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, तो ये एरिया मिलेगा और एच एक्स को इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, तो ये पूरा एरिया मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर एफ एक्स का कर्व जी एक्स और एच एक्स के बीच में है, मान लो कहीं इक्वल भी आ जा रहा है, तो आप लिखोगे एफ एक्स डी एक्स ए से बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स डी एक्स ए से बी एंड लेसर देन एच एक्स डी एक्स ए से बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एफ एक्स का कर्व दो कर्व के बीच में है, तो उसका एरिया भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, ए से बी के बीच में। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे बच्चे। एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है 0 से 1 ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी रेंज की बात होगी क्वेश्चन में कि किससे ग्रेटर है, किससे लेस है, इस तरह की बात होगी। तो यहाँ पे कहोगे कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा। तो ई एक्स स्क्वायर लेस देन ई का पावर 1 बट ग्रेटर देन ई का पावर 0 1 से होगा। तो देखो ये फंक्शन इन दो फंक्शन के बीच में है, तो ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको 0 से 1 इंटीग्रेट किया, तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 और इधर भी इंटीग्रेट करोगे 0 से 1। तो आप कह सकते हो 0 से 1 ई एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन ये ई आएगा और ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये 1 से बड़ा और ई से कम है इसकी वैल्यू। ये इसकी रेंज आ गई। कोई और इसका एक्यूरेट रेंज निकाल सकता है बच्चे। एक्यूरेट रेंज कैसे निकालेगा? फॉर मोर एक्यूरेसी, वो कहेगा कि x की वैल्यू 0 से 1 है, तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे पावर बढ़ाते हो वैल्यू कम होती है, यानी वो लिख सकता है एक्स स्क्वायर एक्स से लेस है और ई एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन ई का पावर एक्स होगा। तो 0 से 1 ई एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन ई का पावर एक्स डी एक्स 0 से 1। तो 0 से 1 ई एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन ई का पावर एक्स, लिमिट है 0 से 1, तो 0 से 1 ई एक्स स्क्वायर डी एक्स ये लेस देन आ जाएगा ई माइनस 1। ये ई से ही नहीं कम है। यहाँ पे हम कह रहे थे कि 2.7 से कम है और यहाँ पे कह रहे हैं 1.7 से कम है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट आ गया।
आप कह सकते हो कि 0 से 1 EX स्क्वायर DX 1 से ज्यादा होगा और E-1 से कम होगा, ऐसे लिख सकते हो। रेंज ऑफ इंटीग्रल की हम बात कर रहे थे। फ्रैक्शन के केस में याद रखना, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होगी बच्चे। इससे आप, ये 0 से 1 के बीच में होता है बच्चे। जैसे बी सेक्शन का 17 नंबर क्वेश्चन डेफिनेट का ले रहे हैं। I1 दिया हुआ है 0 से 1 2 का पावर x स्क्वायर dx है। I2 में है 0 से 1 2 का पावर x क्यू dx है। इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यू है। और I3 लिमिट चेंज कर दिया गया, 1 से लेके 2 कर दिया गया, 2 का पावर x स्क्वायर dx कर दिया गया। और I4 लिख दिया गया 1 से 2 2 का पावर x क्यू dx कर दिया गया। कंपेयर करना है, I1 I2 में, I3 I4 में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो x 0 से 1 है, यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू 0 से 1 है, तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगी, तो x क्यू एक्स स्क्वायर से लेस होगा। तो 2 का पावर x क्यू जो होगा वो लेस होगा 2x स्क्वायर से। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में, ये लेस होगा 0 से 1 2x स्क्वायर dx। मतलब I2 की जो वैल्यू होगी वो I1 से कम हो जाएगी। पहला तो ये आ गया, I2 इज लेस देन I1, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2 हो गया। यहाँ वाले केस में देखो x की वैल्यू अगर 1 से 2 होगी, x अगर ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्स क्यू वाला एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, तो 2x क्यू ग्रेटर होगा 2x स्क्वायर से। तो 1 से 2 2x क्यू dx, ये ग्रेटर होगा 1 से 2 2x स्क्वायर dx। इट मींस I4 की वैल्यू I3 से बड़ी होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में। ऑप्शन ये था I2 ग्रेटर देन I1 था। बी ऑप्शन था I1 इज ग्रेटर देन I2। सी ऑप्शन था I3 इज इक्वल टू I4। डी ऑप्शन था I3 इज ग्रेटर देन I4। तो ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ I1 इज ग्रेटर देन I2 है और ये वाला नहीं है। तो ऐसे रेंज ऑफ इंटीग्रल बनाते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन था रेंज से रिलेटेड। उसके बाद इसमें रेंज से रिलेटेड है बी का 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है I दिया हुआ है 0 से 1 sin x बाई रूट एक्स dx एंड j दे दिया गया 0 से 1 cos x बाई रूट एक्स dx। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन है I ग्रेटर देन 2/3 एंड j ग्रेटर देन 2। बी ऑप्शन है I लेस देन 2/3 एंड j लेस देन 2। थर्ड ऑप्शन है I लेस देन 2/3 एंड j ग्रेटर देन 2। फोर्थ ऑप्शन है I ग्रेटर देन 2/3 एंड j लेस देन 2। I और j इस तरह से डिफाइंड है, और I पे कंडीशन लगानी है और j पे कंडीशन लगानी है। ठीक है, I पे कंडीशन लगानी है, j पे कंडीशन लगानी है। तो चलो दोनों में देखो फंक्शन तो सेम जैसा लग रहा है, लेकिन j में 2 यूज हो रहा है, इसमें 2/3 यूज हो रहा है।
तो जो जे का बनाना होगा और आई का बनाने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, आई में जरा ध्यान से देखिए, आपको ये पता है 0 से पाई में साइन का कर्व ये होता है और एक्स का कर्व ये होता है। तो आप लिख सकते हो कि अगर एक्स की वैल्यू हम 0 से 1 लें, 0 से 1 लेते हैं अगर, तो ओबियस है कि जो साइन एक्स होगा वो एक्स से लेस होगा। 0 से 1 में साइन एक्स एक्स से लेस होगा, तो साइन एक्स बाई रूट एक्स लेस हो जाएगा, रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो रूट एक्स आ जाएगा। अब इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो, तो साइन एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स 0 से 1 लेस होगा रूट एक्स डी एक्स 0 से 1। ये आई है लेस देन, यहां पे करोगे x का पावर हाफ है तो ये 2/3 x का पावर 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो यहां से i लेस हो जाएगा 2/3 से। i 2/3 से लेस हो जाएगा बच्चे। तो a और b में कोई होना है, बाकी j पे कंडीशन अप्लाई करनी है। अब j को का कंडीशन अप्लाई करने के लिए j है 0 से 1 cos x बाई रूट एक्स डी एक्स। x की वैल्यू 0 से 1 है तो ओबियस है जो cos x होगा वो 1 से लेस होगा। 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, cos की वैल्यू 1 से कम, तो cos x बाई रूट एक्स लेस हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स से। इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1, तो 0 से 1 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका नाम j है लेस देन, ये x का पावर माइनस हाफ का जब आप ये करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2 रूट एक्स आएगा, लिमिट 0 से 1 रखोगे तो j लेस देन 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल ये आया i लेस देन 2/3 एंड j लेस देन 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस सर। इससे आप सी सेक्शन का 1 भी कर सकते हो। सी सेक्शन का 1 नंबर क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 है 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। 1 dx का, तो dx का x आके लिमिट ये आएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 0 से 1 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसकी हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, रेंज निकालेंगे बच्चे। तो रेंज कैसे निकालेंगे, कहेंगे x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 0 हो जाएगी, तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर e का पावर -1 से लेके 1 तक होगा, तो 0 से 1 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इधर भी 0 से 1 करोगे 1 dx और ये 1 बाई ई dx 0 से 1, तो 0 से 1 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लेस देन 1 होगा और ग्रेटर होगा 1 बाई ई से। तो 1 अगर हम इसमें ऐड करेंगे
तो ये लेस देन 2 होगा और ग्रेटर होगा 1 + 1/e से। तो ऑप्शन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू, एक तो है कि पॉजिटिव है, इसके बीच में है, तो ना ही इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, ना ही 1 + 1/e हो सकती है, ना ही -1 हो सकती है। इसलिए ऑप्शन जो हम लिखेंगे वो डी लिखेंगे, नन ऑफ दीज लिखेंगे बच्चे। ये समझ में आया? नेक्स्ट हम लेते हैं 0 से π/2 sin x/x dx। इसकी रेंज देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 से π/2 sin x/x dx, इसकी रेंज निकालते हैं बच्चे। तो पहले ये देख लो कि 0 से π/2 में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या दोनों नेचर का है, कैसा है वो देखना पड़ेगा। कंसीडर fx = sin x/x ले लिया, ठीक है। f' निकालते हैं, uy भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ v², x को छोड़ दिया, साइन का cos, माइनस x का 1, साइन को छोड़ दिया, ऐसा आ गया। ऊपर में x cos x माइनस साइन x आया है। हमको देखना है 0 से लेके π/2 में, तो आपको ये रिजल्ट पता है, 0 से π/2 में tan का कर्व ऐसे जाता है और x का कर्व ऐसे जाता है। x जब 0 से π/2 लेते हैं ना, तो जो tan x की वैल्यू है वो x से बड़ी होती है, sin x से कम होता है लेकिन tan x से ज्यादा होता है। तो यहां से देख सकते हो sin/cos जो होगा वो x से ज्यादा होगा। 0 से π/2 में cos पॉजिटिव है, इधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin x इज ग्रेटर देन x cos x एक्चुअली इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में x cos x sin x x cos x से ज्यादा है। दिस इंप्लाइज f' नेगेटिव हो गया, इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमने इसका ग्राफ एनालाइज कर लिया 0 से π/2 पे। ये 0 है, ये π/2 है, इसमें ग्राफ डिक्रीजिंग है इस फंक्शन का। π/2 पे अगर हम वैल्यू निकालें, π/2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/π। π/2 पे ये वैल्यू 2/π है। 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो इसलिए 0 के नेबरहुड में देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ पे इसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी। आप जानते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x 1 की तरफ अप्रोच करता है। ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे ग्राफ आ गया इसका। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो इस एरिया की बात करते हो। ये एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा बच्चे, ग्रेटर होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया ये वाला π/2 हो गया, ये 2/π हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 आएगा, और लेस होगा बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से। ये π/2 है, ये 1 है, तो ये π/2 से कम होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है sin x/x dx 0 से π/2, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब ये अगर i है तो फाइंड i का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो i जो है 1 से लेके 1.57 के बीच में है, तो i का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 हो जाएगा बच्चे। ये क्लियर है? बोलो बच्चे। यस सर। हम बात कर रहे हैं जो इंटीग्रल है उसके रेंज की बात कर रहे हैं बच्चे।
और एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे 0 से लेके 1 है, dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू की बात हो रही है। इसको दिखाना है कि इसकी रेंज बतानी है कि कहां से कहां के बीच में होगी। रेंज ऑफ इंटीग्रल, इसकी रेंज बतानी है कि कहां से कहां तक होगी। आपको ये पता है कि ये वाला टर्म नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन करना आसान होगा, ये नहीं अगर रहेगा तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू तो 0 से 1 है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब में क्या रिलेशन होगा, जरा ये बात करते हैं। ये दोनों में है और इसमें से कुछ माइनस कर, ध्यान रहे x की वैल्यू 0 से 1 है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, x तो 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें से ये कुछ माइनस कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो इसका जो रूट होगा वो ज्यादा होगा इसके रूट से। और जब रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला जो है इससे ग्रेटर है। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इज ग्रेटर देन 1/this, ये इससे ग्रेटर है, तो 0 से 1 के बीच में जो इसका इंटीग्रल है, जो एरिया मिलेगा वो इससे ज्यादा मिलेगा। तो 0 से 1 dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन, ये फॉर्मूले में सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, इसका आपको पता है कि इंटीग्रल होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इससे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और लिमिट हमको रखनी है 0 से 1, तो dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 0 से 1, ये ग्रेटर हो गया पाई बाई 6 से, ये पहला आया, ये पाई बाई 6 से ग्रेटर होगा बच्चे, किससे लेस होगा ये देखने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है, एक बार ये छोड़ के हमने इंटीग्रेशन किया, एक बार ये भी कर लेते हैं, एक्स क्यू की जगह एक्स स्क्वायर रख के देखते हैं। अब आपको x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, ये तो दोनों में सेम है, x अगर 0 से 1 है, पावर बढ़ाते हो वैल्यू कम होती है, ये इससे कम होगा, मतलब इसमें आप कम माइनस कर रहे हो, ये ज्यादा माइनस कर रहे हो, ज्यादा माइनस कर रहे हो तो ये छोटा हो गया, ये समझ में आया, ये इससे ग्रेटर होगा, तो इसका जो रूट आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 2x स्क्वायर से। और रेसिप्रोकल जब लोगे
तो ये लेस आएगा, इससे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 तक, तो ये इससे लेस हो जाएगा। तो 0 से 1 दिस लेस देन, यहां पे भी वही फार्मूला लग जाएगा, बस x का कोफिशिएंट √2 हो गया है। तो ये आएगा साइन इनवर्स x की जगह ये हो गया बाई a, लेकिन हम पूरे को डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से। ये 0 से 1 हो गया, तो dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, 0 से 1 लेस हो गया। 1 रखोगे तो ये साइन इनवर्स 1/√2 आएगा, π/4 आएगा, 0 रखने पे खत्म। तो ये π/4 √2 से कम है, और ग्रेटर था ये π/6 से। तो इसकी रेंज π/6 से लेके π/4 √2 के बीच में आएगी। ये क्वेश्चन क्लियर है? हमने सी सेक्शन का एक क्वेश्चन लिया, बी सेक्शन में भी 2 क्वेश्चन लिया, और फिर हम इसकी बात कर रहे थे। एक थोड़ा सा और अलग हट के क्वेश्चन है। ये है डी सेक्शन का 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डी सेक्शन 9 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखा है लेट S be the area of the region enclosed by एक कर्व ले लिया गया y इक्वल टू माइनस (EX²), y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। देन पहला ऑप्शन था s ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, सेकेंड ऑप्शन है s ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/e, थर्ड ऑप्शन है s लेस देन इक्वल टू 1/4 1 प्लस 1/√e, और फोर्थ ऑप्शन है s लेस देन इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√e 1 माइनस 1/√2। एरिया में है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है। S be the area of the region enclosed by y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, x इक्वल टू 1, और ये है y इक्वल टू e का पावर माइनस x²। ये 1/ex², ये डिक्रीजिंग कर्व होगा। ये एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक तो ये है कि कोई इस तरह से बनाता है, जरा y इक्वल टू माइनस (EX² है, x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 1 ये है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 पे है और ये कर्व डिक्रीजिंग तो है ही, कंफर्म है कि 1/e(x²। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होगी, डिक्रीजिंग कर्व तो है ही। और 1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है बच्चे, ये कर्व इस तरह का जा रहा है। एक रफ आइडिया कर्व का, रफ आइडिया। तो ये जो एरिया है किससे ग्रेटर होगा? ये वाला लेंथ है 1 और ये है 1/e है, तो किससे कम होगा बच्चे? किससे ज्यादा होगा? 1 इंटू 1/e से तो ज्यादा ही होगा। ये समझ में आ रहा? बोलो। सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन किया था वहां पे भी आपने देखा था कि इसकी वैल्यू किसके बीच में थी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये वाला हमने किया था, ये था ना e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1+ वाला जो किया था। दिखाता हूं। जो ये क्वेश्चन किया था बच्चे, ये वाला पार्ट जो किया था, तो ये आया था ना 1 से कम 1/e से ज्यादा आया था, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि 1/e से ज्यादा होगा, ये 1/e से ज्यादा होगा, ये बात कंफर्म है। अब इन दोनों में कौन छोटा है वो आप देख सकते हो। अगर ये छोटा हो गया, ये इससे ज्यादा है, तो छोटे वाले से ज्यादा हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही है। आप ये ज्यादा एक्यूरेट है कि s 1/e से ज्यादा है। इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, 1/2.7 करो, ये देखो इससे क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब रह गया ये दोनों ऑप्शन में, इसी को समझना है यहाँ पे। तो 0 से 1 में एक रफ आइडिया e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने कर्व बनाया है, ठीक है? जरा इस कर्व को जरा ज्यादा अच्छे से एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। 0 से 1 में इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी बनेगी बच्चे। f(x) हमने निकाला, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। ये कंफर्म है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 लें तो f(x) नेगेटिव है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव है और यहाँ -2 है, तो f(x) नेगेटिव होगा। इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ तो डिक्रीज किया। डबल डेरिवेटिव कॉन्केविटी ऑफ द कर्व के बारे में बताता है, तो डबल डेरिवेटिव जरा निकाल के देखें। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। इसको छोड़ दिया, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो -2 आया, प्लस अब -2x को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका आ गया -2x, और e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और साथ में -2 भी कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पे 1 बचा, -2 कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा -2x²। तो क्या हो रहा है, हमको 0 से 1 में देखना है। जब x की वैल्यू 1/√2 हो रही है, उस समय डबल डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, और x अगर 1/√2 से ज्यादा लोगे, x अगर 1/√2 से ज्यादा लोगे, तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा। मतलब कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। देखो ध्यान से, ये 0 है, ये 1 है। x = 0 पे इसकी वैल्यू 1 थी, 1 पे इसकी जो वैल्यू आई थी 1/e आया था। यहाँ पे कहीं 1/√2 है बच्चे, 1/√2 पे भी वैल्यू देख लेते हैं जरा क्या आता है। 1/√2 पे रखोगे तो ये आ गया, e का पावर -½ आया। x की जगह 1/√2 रखो, x की जगह अगर 1/√2 रखोगे तो e का पावर -½ यानी 1/√e आएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 3 पॉइंट से कर्व गुजर रहा, डिक्रीजिंग तो बनाना है, लेकिन ये कंडीशन भी है, 0 से 1 रूट में डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, और इसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन शेप अब ऐसे होगा बच्चे। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब जब e के पावर -x² को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से 1 तक, तो ये एरिया से मतलब है, इस एरिया से मतलब है बच्चे। अब आपने कह दिया किससे ग्रेटर है, अब लेस की बात अगर करेंगे, अगर लेस की बात करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, कोई कह सकता है ये जो एरिया होगा ऐसे करके शेप बना दिया गया, ये जो एरिया होगा, ये जो एक रेक्टेंगल ये है प्लस ये रेक्टेंगल, ये दोनों के एरिया के सम से कम होगा या नहीं होगा? हम पूरा रेक्टेंगल नहीं ले रहे हैं, पूरा रेक्टेंगल से तो कम है, थोड़ा सा और एक्यूरेट कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये जो एरिया है ना, ये वाले एरिया 1 से तो कम होगा, और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए कह सकता है ना कि ये एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा, तो s लेस देन और इक्वल टू, बताओगे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? ये 1 है, ये 1/√2 है, तो 1 × 1/√2 हो गया, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ये वाला लेंथ है 1 - 1/√2, और हाइट हो गई 1/√e, लिख सकते हैं? बोलो। कुछ बोल नहीं रहे हो बच्चे। आएगा? Yes, sir. तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन भी हो जाएगा और डी ऑप्शन भी हो जाएगा बच्चे। ये तो बात सही है कि ये छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा, बड़े वाले से कम, थोड़ा सा और एक्यूरेट किया हुआ है, क्योंकि कर्व की कॉन्केविटी है ना, उसके हिसाब से किया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 से 1 में पूरे फंक्शन को ठीक से एनालाइज करने के बाद भी आप इसके एरिया की बात कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन से रिलेटेड, और इसमें भी हम ऐड कर देंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ फंक्शन, रिवाइज करा रहे हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा। इनवर्स फंक्शन का नाम अगर जी दे दे, कोई एफ फंक्शन है, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट को इससे रिलेट करता है। मान लो ये फंक्शन में ए रखने पे बी मिलता है, कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें बी रखने पे ए मिल जाए, तो जी को हम एफ का इनवर्स कहेंगे। एफ में ए रखोगे तो बी मिलता है, जी में बी अगर रखे ए मिल जाए, तो जी को हम एफ का इनवर्स कहते हैं। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, हमने बताया था कि फंक्शन को 1 प्लस ऑन टू होना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर गलती से भी फंक्शन मेनी वन हो गया ना, अगर मान लो कि फंक्शन मेनी वन हो गया, एफ इधर से इधर तो डिफाइन हो पाएगा, लेकिन इधर से इधर इनवर्स नहीं डिफाइन हो पाएगा। और अगर फंक्शन इनटू हो गया, इनटू मतलब बी में कुछ एलिमेंट बच गया जो कि रिलेटेड नहीं है, ये इनटू फंक्शन है, तो क्या होगा जब इनवर्स डिफाइन करने चलोगे ना, तो जी का डोमेन का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बच गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 ऑन टू होना जरूरी है बच्चे। ऑन टू फंक्शन याद है? Yes, sir. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ऐसा होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये एफ फंक्शन है, मान लो जी इसका इनवर्स है, एफ में आपने एक्स रखा, आउटपुट मिला एफ एक्स, जी में आप एफ एक्स रखोगे तो एक्स मिलेगा। जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर, अगर जी एफ का इनवर्स है तो आप चाहो तो जी की जगह एफ इनवर्स भी लिख सकते हो, तो एक्चुअली एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे जो एक्स होता है वो एफ के डोमेन का एलिमेंट है। आप इस बात को ऐसे भी लिखते हो, एफ फंक्शन इसमें एक्स रखे और आपको वाई मिला, वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स फंक्शन है तो इनवर्स में y रखोगे तो x मिलेगा, तो f इनवर्स y जो होता है वो x के बराबर होता है, ऐसे भी लिखते हैं। इस बात को ये भी लिखेंगे, ये f है, इधर से इधर डिफाइन है, f इनवर्स इधर से इधर डिफाइन है। मान लो x आपने यहाँ पे ले लिया, f के रेंज का एलिमेंट इसमें रखा तो आपको f इनवर्स x मिला, ये इसमें रखोगे तो x मिलेगा, तो f इनवर्स x भी x के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे x f इनवर्स के डोमेन का एलिमेंट है या f के रेंज का एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे x f के डोमेन का एलिमेंट होता है। ये दोनों में अंतर है। f इनवर्स y x के बराबर, g अगर f का इनवर्स है तो ये लिख सकते हो g f x x के बराबर, या f g x भी x के बराबर लिख सकते हो, f g x भी x के बराबर लिख सकते हो अगर g f का इनवर्स है तो हमको ध्यान रखना है
if g is the inverse of f, तो एक तो याद रखना है कि g ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर या एफ जी एक्स भी एक्स के बराबर, ऐसा होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शन में अगर a रखे b मिलेगा, तो इनवर्स में अगर b रखोगे तो a मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि फंक्शन हमने ले लिया एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1 ले लिया, मान लो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, आप इसमें 0 रख रहे हो तो 1 मिल रहा, तो इसके इनवर्स में अगर 1 रखोगे ना तो 0 मिलेगा, इनवर्स में 1 रखोगे तो 0 मिलेगा बच्चे, ये कहने का मतलब है। यहां पे ये भी होता है, एफ में मान लो कि अल्फा रखे बीटा मिला, ऐसे समझो, एफ में आपने अल्फा 1 रखा तो बीटा 1 मिला, अल्फा 2 रखा बीटा 2 मिला, अल्फा 3 रखा बीटा 3 मिला। ये एफ फंक्शन का क्या है, तो इनवर्स में क्या होगा, बीटा 1 रखेंगे तो अल्फा 1 मिलेगा, बीटा 2 रखोगे तो अल्फा 2 मिलेगा, बीटा 3 रखोगे तो अल्फा 3 मिलेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे का मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो जब आप f का कर्व बनाते हो ना, मान लो f फंक्शन का कर्व बनाए ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करके, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा, मान लो f का कर्व ऐसे आया, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसका इनवर्स का कर्व ऐसे होगा, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स में। अगर एफ एक्स का कर्व ऐसे हुआ तो उसके इनवर्स का कर्व ऐसे होगा। अगर एफ एक्स का कर्व ऐसे है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका इनवर्स भी यही वाला लाइन हो जाएगा। फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स लाइन में। और इनवर्स निकालने का तरीका बड़ा आसान है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, x को क्या करना, इन टर्म्स ऑफ y लिख देना। यहां से देखो x का मतलब f इनवर्स y है, तो ये f इनवर्स y निकल गया इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से f इनवर्स x निकल जाएगा y की जगह x रख के। एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ एक्स मान लो 2x प्लस 3 है, इसका इनवर्स निकालना है, तो x को y के टर्म में लिख दिया बच्चे, यही आपका f इनवर्स y है, तो f इनवर्स x हो जाएगा y की जगह x रख के बच्चे। बस ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन a से b में अगर है, ये रखते हो ये मिलता है, इनवर्स वाले में ध्यान रखना कि b रखने पे a मिलना चाहिए, b के एलिमेंट रखने पे a जरूर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको आप इनवर्स नहीं लोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. सपोज करो एफ एक्स है, एक्स प्लस साइन एक्स है, ये फंक्शन ले लिया, आपसे कह रहा है एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, इसके इनवर्स को इंटीग्रेट करो 0 से लेके पाई के बीच में। ये क्वेश्चन दे दिया भाई, डेफिनेट से रिलेट कर दिया। यहां पे देखो आप x को y के टर्म में नहीं निकाल पाओगे तो f इनवर्स x को आप नहीं निकाल पाओगे, यहां से x को y के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप x को y के टर्म में लिखते तभी तो इनवर्स निकाल पाते, तो यहाँ पे इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बाकी सब थ्योरी तो वही रहेगा कि फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो इसको दो तरीके से हम सोचते हैं जरा, एक एनालिटिकल अप्रोच, एक ग्राफिकल अप्रोच।
पहले ग्राफिकल अप्रोच बताते हैं। ग्राफिकल अप्रोच बच्चे, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, ये फंक्शन है। 0 से पाई में इसका कर्व बना दो। चलो एफ डेस एक्स और डबल डेरिवेटिव सारी कहानी कह देगा। एफ डेस एक्स आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू जब -1 होगी उस समय एफ डेस एक्स 0 होगा, बाकी समय तो कॉस क्या होगा, कुछ भी रखोगे एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, ग्राफ इंक्रीज कर जाएगा। और डबल डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। तो कर्व ऐसे बना बच्चे, 0 से पाई में एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, खाली पाई पे जाके एफ डेस एक्स 0 हो रहा, बाकी समय कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीज करेगा। और डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। 0 से पाई में साइन होता है पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव निगेटिव, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया बच्चे। ये 0,0 है और पाई पे देखो ये पाई, पाई है। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। तो इसका जो इनवर्स होगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसका इनवर्स का कर्व ऐसे हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. आपसे कह रहा है ये वाला एरिया निकालने के लिए बच्चे, इनवर्स को इंटीग्रेट करो 0 से पाई तक, ये वाला एरिया निकालो। क्वेश्चन आपके पास ये है, ये एरिया निकालने के लिए सिमेट्री से जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। ये समझ में आया? तो इस एरिया का नाम अगर ए दे दे तो ये भी ए होगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा सिमेट्री से ये जितना एरिया है उतना ही ये एरिया है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला एरिया निकाल लेते हैं बच्चे, ये वाला एरिया A1 निकाल लेते हैं। आपके पास ये आ गया 2a + 2 टाइम्स A1, दिस एरिया का सम और इसके एरिया का सम मिला के ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया πa² हो गया। हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो A1 पहले निकाल लेते हैं। A1 मतलब ये वाला एरिया चाहिए। ये एरिया थोड़ा समझ लो, एरिया का पार्ट है थोड़ा सा उसका हम, जैसे ये कर्व है, इतना तो समझोगे कि इस कर्व को अगर इंटीग्रेट करेंगे यहां से यहां तक तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम मिलता है। यहाँ पे जब इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और ये कर्व को इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक तो ये एरिया मिल जाएगा, माइनस कर दोगे तो ये एरिया मिल जाएगा। तो A1 का मतलब हो गया 0 से पाई में इस कर्व को इंटीग्रेट किया, माइनस इस कर्व को इंटीग्रेट किया, ये y इक्वल टू एक्स है, इसको इंटीग्रेट किया तो A1 मिल जाएगा बच्चे। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गया, 0 से पाई, कॉस पाई -1 और ये इतना हो गया, तो वैल्यू 2 हो गई। बोलो बच्चे। तो यहां से 2a आ गया, π² - 4 हो गया, A1 की वैल्यू रख दिया, तो a आ गया π²/2 -2 आ जाएगा। ये एरिया निकल गया बच्चे।
जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। समझ में आई बात? बोलो। Yes, sir. और इसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन कर देते हैं जो बार बार आता है। कहीं पे भी लिखा हुआ इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो जी एफ एक्स एक्स के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंट टाइम में। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जी डैश एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, ये 1 के बराबर। तो यहां से जी डैश एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है 1 बाई एफ डैश एक्स। इसका हम यूज करेंगे। पहला इस पे क्वेश्चन है, ये आपको रखा हुआ है, हालांकि डिफरेंशिएशन वाले में एलसीडी के बाद एक डिफरेंशिएशन का अलग से दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का। उसमें आपको क्वेश्चन इंटीजर का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं। एफ एक्स दिया, कॉन्सेप्ट मेन रिवाइज करा रहे हैं। एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 2 एंड जी एक्स कह रहा है एफ का इनवर्स है। देन जी डैश 1 की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो यहाँ पे क्या करना है, जी डैश 1 आपके पास कहोगे, जी अगर एफ का इनवर्स है तो आप कहोगे जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स बोलोगे बच्चे। आपको देखना होगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 कब हो जाती है, एफ में ऐसा क्या रखें कि वैल्यू 1 हो जाए। तो आप इंस्पेक्शन से देखोगे कि अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये 1 आ रहा है। एफ 0 इज 1, तो इसमें पुट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये एफ 0 1 हो गया और ये आ गया 1 बाई एफ डैश 0। एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये आगे e का पावर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 हो गया, और एफ डैश 0 की वैल्यू निकालोगे तो हाफ आ जाएगा। एफ डैश 0 हाफ आ गया तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ये समझ में आया? और इसी में है एक कंपोजिट फंक्शन में है, ये तो था इंटीजर का फर्स्ट था। एक देखोगे डी सेक्शन में इसी चैप्टर में डिफरेंशिएशन वाले में पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें बस फंक्शन बदल दिया गया है, एफ एक्स लिख दिया गया है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है, इट मीन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ हो गया। और एक डिफाइन किया गया एच जी जी एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया गया, ये एक्स के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये भी फॉर ऑल एक्स है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हम चारों निकालते हैं जरा। मान लो कि आपसे कहेगा जी डैश 2 निकालो, ये आपसे कह रहा है एच 0 की वैल्यू निकालो, ये आपसे कह रहा है कि एच डैश 1 की वैल्यू निकालो, ये आपसे कह रहा एच जी 3 की वैल्यू निकालो। ठीक है ना बच्चे?
इसको निकालना है। चलो अभी तो आपने G'2 निकाला ही था। G ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है, तो यहां से G'(f(x) ये हो जाएगा 1/f'(x). ये अभी हमने जो पहला यूज किया था वही कर रहे हैं। G'2 चाहिए तो आपको देखना होगा कि f(x) की वैल्यू 2 के बराबर कब होगी। इंस्पेक्शन से देखो, बताओ कब 2 के बराबर होगी, बोलो। सुन भी रहे हो कि नहीं, सब सो गए? तो सुन रहे हैं। बताओ क्या रखने पे 2 आएगा बेटा? 0। 0। तो इसमें पुट x इक्वल टू 0 करो। जैसी 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो गया f'(0) हो गया बच्चे। अब f'(x) हमारे पास है, यहां से निकाल लेते हैं f'(x). ये 3x² + 3 है, तो f'(0) की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/3। G'2 निकल गया बच्चे, ये निकल गया। चलो इसकी बात करते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास है HGGX, ये x के बराबर है। हमको चाहिए HGG3। देखना पड़ेगा ना कि GX की वैल्यू 3 कब हो जाएगी, हाँ या ना? GX की वैल्यू 3 के बराबर कब होगी वो देखना पड़ेगा। ऐसे है, ये f फंक्शन है, x³ + 3x + 2 है, और gx जो है उसका इनवर्स है। आपको देखना होगा कि g की वैल्यू ये 3 कब होती है, मतलब g का आउटपुट 3 कब होता है। g में ऐसा क्या रखे कि आउटपुट 3 हो, तो ये देखने के लिए फंक्शन में 3 रखो। फंक्शन में 3 रखोगे तो कितना आएगा? 27 + 9, 36 + 2, 38। ये समझ में आया? Yes sir। 3 रखेंगे तो 27 + 9 + 2, 38 आया। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 38 जैसी रख देंगे ना, तो ये होगा G ऑफ 38। G में 38 रखोगे तो ऑटोमेटिक ये आउटपुट 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 38 हो गई, इसकी वैल्यू 1/3 हो गई। अब चलो H0 निकालते हैं जरा। HGGX 3 के बराबर है बच्चे, सॉरी x के बराबर है। H0 हम चाहते कि ये 0 बन जाए, तो G का आउटपुट पहले हम चाहते हैं कि ये G जो है उसका आउटपुट 0 आ जाए। देखो G का आउटपुट क्या ऐसा रखें कि G का आउटपुट 0 आ जाए। ये G वाला, इसकी बात कर रहे हैं। हमको ये पूरे की जगह 0 चाहिए, हमको GGX की वैल्यू 0 चाहिए। तो G का आउटपुट कब 0 होगा, इसमें रख के देख लो जरा। G का आउटपुट अगर 0 चाहिए मान लो, तो G में क्या रखना पड़ेगा, बोलो। अगर G का आउटपुट हमको 0 चाहिए तो G में ये वाला जो रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। जैसी इसकी वैल्यू 2 होगी तो G2 0 आ जाएगा, हाँ या ना? Yes sir। चलो अब ये देखो, ये इसकी वैल्यू G की वैल्यू 2 कब होगी वो देखना पड़ेगा। तो G की वैल्यू 2 देखने के लिए, G की वैल्यू हमको चाहिए 2, तो F में 2 रख के देखो। F में अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये
8 + 2 16 रखना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। तो जैसे इसमें x की वैल्यू 16 रखोगे ना, तो देखो क्या होगा, ये HG 16 के बराबर। जैसी G में तुम 16 रखोगे तो आउटपुट ये 2 दे देगा, और जैसी आप G में 2 रखोगे तो आउटपुट 0 दे देगा। तो H0 की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। अब दूसरा H-1 निकालना है। सेम तरीके से सोचेंगे बच्चा। H-1 निकालना है। ये देखो यहां कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। H का डिफरेंशिएशन हो गया H'। उसके बाद इसका करेंगे GGX का, तो ये G'GX हो गया। फिर इसका करोगे GX का, ये G'(X) हो गया, इज इक्वल टू 1। तो H'(GGX) हमारे पास आ गया 1/G'(GX) इंटू G'(X). आई बात समझ में? सेम तरीके से ये सोचो कि ये 1 कब होगा, हमको H'(1) चाहिए, तो G का आउटपुट हमको पहले, ये देखो इस पूरे से हमको आना चाहिए 1, तो G का आउटपुट 1 कब होगा वो देखो जरा, यहां बना देते हैं। ये G है, फंक्शन f है, G का आउटपुट 1 कब होगा? f में 1 रख के देख लो। f में जैसी 1 रखें तो ये 6 आया। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जैसी 6 होगा ना, G में जैसी ये वाला जैसी आप 6 रखोगे तो ये आउटपुट फटाफट 1 दे देगा। अब आपको सोचना है कि ये 6 कब होगा, तो G की वैल्यू 6 देखने के लिए फंक्शन में 6 रख के देखो। 6 रखोगे तो ये हो गया 216 और 20 236 हो गया। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। इसमें जैसी 6 रखोगे ना, तो 36 इंटू 6 216 हो गया, और प्लस 20 236 आ गया। अब देखो इसमें जैसी हम 236 रखेंगे तो देखो क्या हो रहा, ये H' G 236, G में 236 मिला तो 6 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। G में 6 रखोगे तो G में 6 रखोगे तो 1 मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/G' 236 इंटू G' 236। ये समझ में आया? बोलिए। अब ये देखो G 236, G में 236 रखने पे 6 मिला, तो ये बन गया 1/G'6, और ये हो गया G' 236। और G' वाला क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, कर लोगे भाई? पहले पार्ट में G'2 निकाला था ना, वैसे G'6 निकाल लो और G' 236 निकाल लो। बोलो। G'6 कैसे निकलेगा? जब fx की वैल्यू 6 होगी। fx की वैल्यू 6 कब होगी? जब इसमें 1 पुट करोगे। हाँ या ना? यस सर। जैसी f में 1 पुट करोगे ये 6 हो जाएगा। तो अगर आपको 6 चाहिए तो इसमें 1 पुट करो, तो ये G'6 जो होगा
जी डैश 6, एफ की वैल्यू 6 तभी हो रही है जब 1 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई एफ डैश 1। एफ डैश 1 निकाल लो, इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/6, तो ये ऊपर 6 चला गया। और ये 236 कब होगा? जी डैश 236 फंक्शन की वैल्यू 236 कब मिलेगी? जब 6 रखेंगे। इसमें आपने 6 रखा, फंक्शन में जैसे 6 रखोगे तो 236 मिलेगा। तो ये हो गया 1/f(6). और f(6) आप निकाल सकते हो, ये वाला हो जाएगा f(6) हो जाएगा 36 इंटू 3 108 प्लस 3 111 आ गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 666 हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना के देख सकते हो, इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट का रहे तो बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना? प्रीतम, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, आज की क्लास यहीं तक, कल फिर डिस्कस करेंगे।